जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाला है, जो आपका दृष्टि आईएएस के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का आपका टेस्ट कराया जा रहा है, उसका हम लोग देखेंगे। जनरल स्टडीज का आपका एफएलटी 23 होने वाला है। ध्यान रखिएगा, वीडियो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू होगा। आज आपका 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका पार्ट 1 में कंप्लीट कराया जाएगा विद व्याख्या के साथ में। वीडियो पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वीडियो 1.15x पर देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। अगर उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, लिथियम क्या है? जोहान अगस्ट अफर्वेसन क्या? अफर्वेसन क्या आपका सुमेलित है? एक आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए, रुबिडियम क्या है? रॉबर्ट वनसन बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। फ्रांसियम क्या है? मुर्गराइट पेरे, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। ब्रोमीन कार्ल क्या? कार्लोविच क्लास, जो कि आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं ब्रोमीन के बारे में। देखिए, ब्रोमीन की खोज आपका 1826 में एंटोनो जेरोम बोलार्ड ने की थी। ध्यान रखिएगा, कौन किए थे? तो आपका एंटोनो जेरोम बोलार्ड ने की थी आपका ब्रोमीन का खोज। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। अगर थोड़ा सा हमसे कहीं मिस्टेक हुआ पढ़ने में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। बताइए, रेनकोट का निर्माण निम्नलिखित में से किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? तो रेनकोट का निर्माण में निम्नलिखित में से किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? तो आपका यहाँ किसका किया जाता है? तो आपका देखिए, पीलीविनाइल क्लोराइड का आपका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसका? रेनकोट में। ध्यान रखिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। किसके बारे में? पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में। देखिए, इसका इस्तेमाल जो आपका किस किस में किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, रेनकोट में किया जाता है, हैंडबैग में किया जाता है, विनाइल में किया जाता है, फ्लोरिंग में किया जाता है, पानी के पाइप का निर्माण में आपका इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइए, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? सत्य कौन सा नहीं है? तो देखिए, ए में आपका है वे मूल ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, ये बिल्कुल आपका गलत। ध्यान रखिए, कौन सा आपका सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा। बाकी वे अच्छे उपचायक कारक हैं, जो बिल्कुल सही है। वे आसानी से संयोजित इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, इसमें बोल रहा है धातुओं के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। बताइए, समतापीय प्रक्रिया वह है जिसमें क्या बोल रहा है? समतापीय प्रक्रिया वह है जिसमें परिवर्तन के दौरान तंत्र का तापमान स्थिर रहता है, वो आपका समतापीय प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिएगा। यदि अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके रिलेटेड अगर आप लोग को कोई बुक चाहिए होगा तो हम टैग कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। आप लोग प्लीज़ वहाँ से जाकर कोई भी बुक ऑनलाइन कर लीजिएगा और आप लोग PDF टेस्ट लगा लीजिएगा। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो नीचे देखे कुट का सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा आपका सही है, ये आप लोग को बताना। देखिए, ए में लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, क्या आपका एक सही है? तो बिल्कुल आपका सही है। देखिए, पलिहा मुख्य अंग है जहाँ क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं नष्ट हो जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? लाल रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगर आप लोग सेट लगा रहे होंगे तो बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार हैं? बताइएगा, क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है? तो आपको कौन जिम्मेदार है? तो आपका जिम्मेदार है, ध्यान रखिएगा, क्या? एल्बियोली। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। इसके बारे में थोड़ा सा हम सोल्यूशन से जानेंगे तब थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। बताइए, एल्बियोली श्वसन वृक्ष में अंत में स्थिर सूक्ष्म गुब्बारे के आकार की संरचनाएं हैं। वे सांस लेने के दौरान प्रसारित होते हैं, ऑक्सीजन ग्रस्त करते हैं एवं सांस छोड़ने के दौरान संकुचित होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो निम्नलिखित युग्मों, जैसे युग्मों में आपको क्या दिया हुआ है? तो जीव विज्ञान की शाखाएं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
बताइए इसमें से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लास्ट में हम लोग आप लोग के लिए 2-3 क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो उसका आंसर आप लोग नहीं बताते क्योंकि उतना लास्ट तक आप लोग देखते नहीं हैं। चलिए शुरू में बताइएगा इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। 7 नंबर का देखिए 8 नंबर प्रश्न है, संतृप्त वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। किसके बारे में, संतृप्त वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। देखिएगा कौन सा सत्य नहीं है। देखिए ए में है, संतृप्त वसा सामान्यतः कमरे के तापमान पर तरल होती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए संतृप्त वसा के बिना नुकसान पहुंचाए ऊष्मा को सहन करने की स्वाभाविक क्षमता उन्हें खाना पकाने के लिए आदर्श बनाती है, जो कि बिल्कुल आपका ये तो सही है। संतृप्त वसा के समान उदाहरण मक्खन, वनस्पति तेल एवं नारियल तेल हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और सी जो है आपका सत्य नहीं है, यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। चलिए क्या करना है, मिलान करना हम लोग को। चलिए 9 नंबर प्रश्न की सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए, ध्यान में। चलिए मिलान करते हैं। बड़े फ्रुक्टोज चलिए मिलान कीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। बताइए फ्रुक्टोज का आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा मीठा सकरा, ध्यान रखिए। सुक्रोज का आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, किस में हो जाएगा, समान टेबल शुगर, ध्यान रखिएगा। बताइए लैक्टोज का आपका किस में हो जाएगा, तो मिलान कीजिए, तो इसका हो जाएगा आपका 1 में हो जाएगा, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। मोल्टोज ये आमतौर पर जो उत्पादनों में पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। ये किस में पाई जाती है ये आप लोग को बताना था, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल इकाई है, बताइएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है भैया। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल इकाई है, तो आपका लंबाई एक मूल इकाई है, ध्यान रखिएगा। इस समय ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे। किसी ध्वनि की प्रबलता एवं मृदुता किसके द्वारा निर्धारित होती है, बताइए किसके द्वारा आपका निर्धारित होती है, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन किसी ध्वनि की प्रबलता एवं मृदुलता किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो आयाम के द्वारा आपको निर्धारित होती है। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए ध्वनि की प्रबलता या मृदुलता मुख्य रूप से उसके आयाम पर निर्भर करती है, जो ध्वनि तरंग की ऊंचाई होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। बताइए हीरे का चमक किसका परिमाण है, बताइए। कितना इजी क्वेश्चन आ गया है। तो आपका पुनः आंतरिक परिवर्तन के कारण आपका जो है हीरे का चमकना होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न बताइए, यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तब तार का प्रतिरोध में कमी होगी या नियत हो रहेगा या वृद्धि होगा या फिर शून्य रहेगा, बताइएगा। तो ये आपका वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा। यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए तब तार का प्रतिरोध वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 14 नंबर प्रश्न बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है इधर। विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है, बताइए विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है, तो आपका ओम है, ध्यान रखिएगा। अगला 15 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य उद्देश्य है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिकार्डियल द्रव का मुख्य उद्देश्य है, तो बताइए इसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका है हृदय को झटका से बचाना, ध्यान रखिए, हृदय को झटके से बचाना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज है, बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो गया था भैया, तो माफ़ कीजिएगा, पढ़ने में दिक्कत हुआ होगा। तो क्या बोल रहा है, रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज हैं, ट्रांसक्रिप्टेज हैं, तो आरएनए का डीएनए में रूपांतरण, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नहीं तो इसका सोल्यूशन चलता है, तो सोल्यूशन से आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए, ध्यान रखिएगा। देखिए एक आरएनए और एक विशिष्ट टुकड़े के डीएनए से मिलान वाले टुकड़े में बदलने के लिए रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम का उपयोग करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। देखिए सूची 1 सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में विटामिन की कमी है और बीमारियां हैं, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। आज से 3 महीने से हम सेट करवा रहे हैं भैया, 4 महीने से ये क्वेश्चन हम लोग बार बार करवाएं एकदम से, बताइएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, तो आपका रतौंधी होता है, आपको किसको नहीं पता भैया, बच्चों को पता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है, तो बेरी होता है, ध्यान रखिएगा, आपका ए में है। बताइए विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है, स्कर्वी, तो कहाँ स्कर्वी, तो आपका 4 में है। बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, तो बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में
ये आपका होती है बच्चों में रिकेट्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका इतना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान में एक बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो अतिरिक्त गुणसूत्र 21 होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप सबको बताया है, सबको पता है भैया, जल्दी बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं, एक बार इजी क्वेश्चन आप लोग को दिए, आप हार्ड क्वेश्चन देंगे। बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है। ये सब तो भैया आप जानबे करते होंगे। बताइए SHRE श्रेष्ठा योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके से संबंधित हैं, मतलब श्रेष्ठा योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, तो अनुसूचित जाति छात्रों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आपका संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। बताइए हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए इसमें क्या, नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर को आप लोग को चुनना है। तो एक में संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्केन्स भी कहा जाता है, क्या अल्केन्स भी कहा जाता है, क्या कथन एक आपका सही है, तो कथन एक आपका जो है बिल्कुल सत्य है। जो में वे हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इसमें दो ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन आपका सही है। किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला 22 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दवा हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी दवा हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है, कौन सा रोकती है, तो ये आपको रोकती है एंटीसेप्टिक्स, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एंटीसेप्टिक ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकता है या नष्ट करता है, याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी का उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी का उदाहरण है, तो कवकनाशी का उदाहरण आपका बोडो मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। क्या बोडो मिश्रण है, बोडो मिश्रण है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए बोडो मिश्रण, हाँ, कवकनाशी का उदाहरण कौन सा है, तो आपका बोडो मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। चलिए माफ़ कीजिएगा, इसका सलूशन हम नहीं लिख पाए हैं, हम सलूशन ढूंढ रहे, सलूशन नहीं मिल रहा है। 24 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे प्रिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, बताइए निम्नलिखित में से किसे प्रिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो ट्राई नाइट्रोफिलोन आपका जो है सो पिक्रिक अम्ल के नाम से भी आपका जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है भैया, बहुत वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, वन लाइनर में उतना टाइम नहीं लेना हम लोग को। बिहार पुलिस का वो सेट नहीं देख रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, बताइए इसमें कौन सा अदिश राशि आपका नहीं है, तो इसमें जो आपका संवेग अदिश राशि नहीं है, इसमें उतना सोचने वाली क्या बात है। बताइए श्यानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, श्यानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो बताइएगा। कथन एक में आपका है, ध्यान रखिए, कथन एक में आपका है यह तरल गैस दोनों का गुण है, यह तरल गैस और गैस दोनों का गुण है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है। देखिए दो में देखिए आप लोग, गैस की श्यानता तरल पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, क्या आपका ये सही है, बताइएगा, क्या आपका ये कथन सही है, चलिए बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं भैया, इसका हमको भी नहीं पता है कि सही होगा कि गलत होगा। अच्छा 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 अच्छा, श्यानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह तरल गैस दोनों का गुण है, ये आपका बिल्कुल सही है, बाकी बी आपका गलत है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 की। अगला 27 नंबर प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से नवपाषाण काल से लेकर ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों तक का 5 स्तरीय सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हुआ है, बताइए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से नवपाषाण काल से लेकर ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों तक का 5 स्तरीय और सांस्कृतिक अनुक्रम का प्राप्त हुआ है, अनुक्रम प्राप्त हुआ है, तो आपका
लहुरा देव से आपको प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं आप। देखिए प्रारंभिक कृषि बस्तियाँ मध्य गंगा के मैदान में फैली हुई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव में हाल ही खुदाई से यह संकेत मिला है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। बताइए परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। बताइए परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी बताइएगा। तो ये आपका परमहंस मंडली की स्थापना आपका 1849 में हुआ था, ध्यान रखिए। कब हुआ था? 1849 में। देखिए इसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला 29 नंबर प्रश्न बताइए वर्ष 1893 में धर्म संसद आयोजित की गई है। तो वर्ष 1893 में धर्म संसद आयोजित की गई थी, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 30 का। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। अरे सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बताइए देव समाज आपके किससे संबंधित है। तो देव समाज से आपका शिव नारायण अग्निहोत्री संबंधित है। बताइए था आपको, बताइए धर्म सभा आपका हो जाएगा राधाकांत देव, ध्यान रखिए। राधा स्वामी आंदोलन ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, तुलसी राम से। देखिए ये आपका हो जाएगा अरुविपुरम आंदोलन, ये आपका हो जाएगा नारायण गुरु से, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर देगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ये देव समाज आपका, ये सारे आपका जो है सो क्या हो गया, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए, साथ में दीजिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, तो देखिए समझ में आ जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिए वर्ष आगे देव समाज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं सोल्यूशन इसका। देखिए वर्ष 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री 1850 से लेकर 1927 द्वारा लाहौर में स्थापित देव समाज का एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार संगठन है। अच्छा, क्या बोल रहा है इसका? स्थापित है। देव समाज का स्थापित आपका कौन किए थे? ये किए थे। धर्म समाज का स्थापित कौन किए थे? ये आपको किए थे। राधा स्वामी आंदोलन का स्थापना किसने किए थे? ये आपका किए थे, ध्यान रखिए यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा बल्ब सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा बल्ब सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपका कौन किए थे बताइए। तो ये आपका किए थे, ध्यान रखिए, लाला लाजपत राय किए थे। इतना देर लगाइएगा क्वेश्चन बोलने में भैया, फटाक से बोलिए आप लोग तो कुछ बोलबे नहीं कहते हैं। देखिए कोमागाटा मारू घटना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। किसको बढ़ावा दिया है? तो ये आपका दिए हैं, ध्यान रखिए, पंजाब को दिए हैं, याद रखिएगा। चलिए 33वां प्रश्न बताइएगा तारीख ए फरिश्ता लिखी गई थी। तारीख ए फरिश्ता किसके द्वारा लिखी गई थी। तो मोहम्मद कासिम हिंदू शाह के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिए। कौन? अब तारीख ए फरिश्ता, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर 1 लाइनर क्वेश्चन पे भैया देखिए, उतना सोल्यूशन देकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सब आप लोग को पता होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। बताइए, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा। मतलब बहाली आंदोलन का नींव किसने रखी थी? आपका सैयद अहमद ने रखी थी। ये सब क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट कीजिएगा भैया, तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। चलिए मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना, हम लोग को क्या करना है? मिलान करना, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टीटू मीर कब कहाँ हो जाएगा। चलिए इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, चलिए मिलान हम ही कर देते हैं, क्योंकि आंसर हमको इसका भी मालूम नहीं था, ऑप्शन हमको देखना पड़ता है। सूची 1 सूची 2 मिला के टीटू मीरा आपका हो जाएगा नरके लवेरिया विद्रोह, ध्यान रखिए। करमसा आपका कौन सा विद्रोह किया था? तो आपका पागलपंथी विद्रोह किया था। चक्र विष्णु ने किया था आपका खोंड विद्रोह, ध्यान रखिए। टमा सोरा आपका किया कोया विद्रोह, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। बताइए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में रामाबाई रनाडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। पंडित रामाबाई सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही। किसके बारे में? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिला संगठन के संदर्भ में
दोनों कथन आपका सही है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला 38 नंबर प्रश्न बताइएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था, ये सब क्वेश्चन बताएंगे भी, तो आप लोग के साथ में नाइंसाफ़ी हो जाएगा। बनारस में हिंदू संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए, सब वो आंसर है भैया, तो आपका जोनाथ डंकन द्वारा किया गया था। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना आपका जोनानाथ डंकन के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। बताइए अगला 40 नंबर प्रश्न बताइए, रेलवे आयोग का गठन किया गया था? तो रेलवे आयोग का गठन आपका कब किया गया था? तो आपको 1902 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। बताइए, मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है आप लोग को। मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में आपका है, मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले हिंदू सख्तकार थे, जहां अधिकांश जमींदार मुस्लिम थे। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक आपका सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए, मोपला मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम सख्त काश्तकार थे, जहां अधिकांश जमींदार हिंदू थे, ध्यान रखिएगा। क्या थे आपका? हिंदू थे। अधिकांश आपको मुस्लिम नहीं थे, आपका यहाँ हिंदू थे। देखिए, मोपला काश्तकारों और काश्तकार जमींदारों के संबंध को विनियमित करने वाले सरकारी कानून के लिए स्थानीय कांग्रेस निकाय की मांग के विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका क्या है, ये सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ये आपका कथन 2 आपका सही है, ध्यान रखिए। मोपला विद्रोह के संदर्भ में कथन 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से किस काल को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन भैया, ये सब क्वेश्चन पर आखिर मूंद के मार दीजिएगा एकदम। वे धौलावीरा कादिर द्वीप की अवस्थिति हैं जो स्थित हैं, तो धौलावीरा कादिर द्वीप पर अवस्थित हैं जो स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, या गुजरात में स्थित है, या कर्नाटक में, या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो आपका गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। गुजरात के कच्छ के रण में कादिर द्वीप पर अवस्थित धौलावीरा के प्राचीन काल को संभावित रूप से उच्च जल स्तर था, जिसे ये नाव की पहुंच संभव थी, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा स्थापत्य कला शैली के मुख्य रूप से बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था, जो कभी कभी मिट्टी की ईंटों के साथ जोड़ा जाता था, कि गुजरात में हड़प्पा स्थलों की खासियत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की। बताइए, एक प्राचीन स्थल बसाड़ स्थित है, एक प्राचीन स्थल बसाड़ स्थित है, ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, आपका बिहार में स्थित है, ध्यान रखिएगा। एक प्राचीन स्थल बसाड़ कहाँ स्थित है? तो आपको बिहार में स्थित है, ध्यान रखिए। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बसाड़ में खुदाई के दौरान प्राचीन किलेबंदी का पता चला है, ध्यान रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न बताइएगा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दक्षिणी उड़ीसा में किस राजवंश को प्रमुखता मिली है? किस राजवंश को प्रमुखता मिली है? तो आपका मथाराज को मिली है, और आपका वशिष्ठ को मिली है, ध्यान रखिएगा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दक्षिणी उड़ीसा में किस राजवंश को प्रमुखता मिली है? तो आपका मथाराज को मिली है, और वशिष्ठ को मिली है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, प्रश्न नंबर 46 के ऊपर। बताए, आंध्र प्रदेश किस क्षेत्र में आनंद से संबंधित वंश के शासन का प्रमाण मिलता है? बताइए, कितना बड़ा क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में आनंद से संबंधित वंश का प्रमाण मिलता है? तो पूर्वी दक्कन से इनका प्रमाण मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। वो सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन भी है, पता नहीं इतना इजी क्वेश्चन कैसे सेट कर दिया इस बार। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य गुप्त राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालता है? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए होंगे भैया, हमको पता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो आप नहीं है किसी को फॉलो कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा हम किसको सब्सक्राइब करें। आप देखिए, कोई गाना गाता हुआ, आप चाहे कोई डांस वांस करता है, उसका आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन कोई भाई आप लोग के लिए कुछ कर रहा है, तो उसको आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, है ना। ये तो नाइंसाफ़ी है अभी हम लोग के साथ में। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य गुप्त राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालता है? तो आपका कौन प्रकाश डालता है? तो इलाहाबाद प्रतिष्ठित प्रभाव डालता है, और आपका भीतरी स्तंभ शिलालेख पर आपका प्रकाश डालता है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, एक और बी आपका दोनों, ध्यान रखिए। क्या बोला क्वेश्चन क्या था? कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य गुप्त राजनीतिक के महत्व पर प्रकाश डालता है? गुप्त राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालता है, तो ये दोनों आपका जो है सो गुप्त राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, प्रश्न नंबर 48 की ओर। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख के निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख है? तो आपका जितेंद्र का जो है सबका उल्लेख है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। कर्नाटक में जैन धर्म प्रमुख था, इसका प्रमाण पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में मिलता है, जो जितेंद्र का आवाहन से शुरू होता है
और मंदिर के निर्माण के लिए कभी रवि कीर्ति का श्रेय देता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 49 की ओर। तो वर्ष 1469 से लेकर 74 के दौरान कौन सी यात्रा बिदर के व्यापार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा भैया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, वर्ष 1469 से लेकर 74 के दौरान कौन सी यात्रा बिदर के व्यापार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तब क्या करता है, निकितिन करता है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 50 के। बताइए, विजयनगर में राजनीतिक संगठन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। विजयनगर में राजनीतिक संगठन की एक विशेषता क्या थी, आपका न्यायांकन प्रणाली थी। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1327 से लेकर 28 में देवगिरी के संबंध में मोहम्मद तुगलक का निर्माण का उद्देश्य क्या था। वर्ष 1327 और 28 में देवगिरी के संबंध में मोहम्मद तुगलक के निर्माण का उद्देश्य क्या था। आपको दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाना। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। किस संत ने गणेश्वरी और भंग लिखकर महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा का सूत्रपात किया। बताइएगा, किस संत ने ज्ञानेश्वरी और अभंग लिखकर महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा का सूत्रपात किया। तो भैया कौन लिख के आपका सूत्रपात किए थे, तो ये आपको किए थे, ध्यान में रखिएगा, ज्ञानेश्वर किए थे। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। बताइए, बिहार में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के प्रावधानों के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाली महिला कौन बनी है। तो आपका सुमित्रा प्रसाद बनी है। ध्यान रखिएगा। देखिए, बिहार के आरा जिले में चित्रा टोली के निवासी सुमित्रा प्रसाद उर्फ रानी साहा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को संविधान नियमों के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाली राज्य की पहली महिला बनी है। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के राजस्थान रॉयल्स द्वारा अनुबंधित सबसे कम उम्र की खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से है। बताइए, क्वेश्चन अभी हमको जस्ट पूछा गया था, अभी जो एग्जाम हो रहा था उसमें पूछा गया था आपका समस्तीपुर से। ध्यान रखिएगा। उसमें क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कि आपका गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाली कौन सा प्लेयर है। बिहार कृषि विभाग ने हाल ही में कुफुरी पिपसोना 1 को पेश किया है। यह किस्म है। बिहार कृषि विभाग ने हाल ही में कुफारी पिपसोना 1 को पेश किया है। यह एक किस्म है। तो यह एक आपका आलू की किस्म है। ध्यान रखिएगा। चलिए, 56 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार श्रम भागीदारी दर और सार्वजनिक जनसंख्या अनुपात WPR क्या थे। WPR आपको क्या थे, देखिए LFPR और WPR क्या थे, बताइए तो क्या थे। तो ये आपका थे, देखिए LFPR कितना था 55.0% और WPR था आपका 53.2%। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन हमारी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, इसे बोलना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार बिहार में श्रम बाल भागीदारी दर LFPR और वर्ष 2022-23 में 50.9 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 55% हो गई है। इस प्रकार के श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR भी 48.7% से बढ़कर 53.2% हो गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। तो बिहार सरकार का भव्या डिजिटल प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। भव्या डिजिटल प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला 58 नंबर प्रश्न पे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र की वृद्धि में बिहार का प्रमुख राज्यों में रैंक रही है। तो आपका तीसरी रैंक रही है। ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2011 से लेकर 2012 से 2023 से लेकर 24 के बीच परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने प्रमुख भारतीय राज्यों में तीसरा सबसे अधिक वृद्धि 7.6 दर्ज की है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। प्रश्न नंबर 59 की ओर। सिर्फ वन लाइनर है भैया, वन लाइनर में अगर कथन निष्कर्ष बोले तो क्वेश्चन में नहीं आ रहा है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया पटना घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं।
तो क्या 25 संरक्षण से संबंधित है। देखिए हाल में बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया पटना घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है, तो 25 संरक्षण से आपका संबंधित है, याद रखिएगा। 60 नंबर प्रश्न बताइए, भारत के पश्चिमतम और पूर्वोत्तम बिंदुओं को क्रमशः कौन से स्थान दर्शाते हैं, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका। भारत के पश्चिमतम और पूर्वोत्तम बिंदुओं को क्रमशः कौन सा स्थान दर्शाता है, तो गुहार मोती और किबूथी आपका जो है दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत का सबसे पश्चिम में आपका गुहार मोती हो गया, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, गुहार मोती, जो गुजरात के कच्छ जिले में लखपत के निकट स्थित है, ध्यान रखिएगा, के निकट स्थित है। अब भारत का पूर्वोत्तम बिंदु का कौन सा हो जाएगा, तो आपको किबूथी होगी, जो अरुणाचल प्रदेश में औंध जिले में चीन और म्यांमार सीमा पर के समीप स्थित है, ध्यान रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न बताइए, उत्तरी मैदान के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रमावली व्यवस्थित कीजिए। क्या बोला, उत्तरी मैदान के निम्नलिखित भौतिक क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रमावली में व्यवस्थित कीजिए। क्रमावली में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। देखिए पहला तब बताता, पहला आपका 1 नंबर में हो जाएगा, पहले भावर हो जाएगा, पहला भावर हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा तराई हो जाएगा, पहले भावर, उसके बाद तराई, उसके बाद आपका भांगर, उसके बाद आपका हो जाएगा डेल्टा, उसके बाद हो जाएगा आपका डेल्टा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए भावर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, किसके बारे में, पहला आपका भावर है, पहला आपका भावर है। देखिए भावर हिमालय तराई में स्थित कंकड़ पत्थरों के सक्रिय पेटी हैं। उसके बाद आपका तराई, 2 नंबर में तराई है। तराई के बारे में देखिए, भावर के दक्षिणी में दलदली एवं आर्द्र क्षेत्र जहाँ नदियाँ पुनः सतह पर आती है। उसके बाद आपका हो जाएगा भांगर, हो जाएगा प्राचीन जोड़ों मृदा से निर्मित उच्च भूमि या कछारी क्षेत्र हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा 4 में डेल्टा, सबसे दक्षिणी भाग जिसमें सुंदरबन जैसे उपजाऊ निक्षेपण क्षेत्र शामिल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो 62 नंबर प्रश्न बताइए, हिंद महासागर के द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, हिंद महासागर के द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। तो ये कथन, एक में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, क्या आपका ये कथन सही है, तो कथन एक आपका बिल्कुल सत्य है। कथन 2 में है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप और मणिकॉय द्वीप पूरी तरह से प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। हिंद महासागर के द्वीपों के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा और याद रख लीजिएगा। बताइए बहुत देर से हम नहीं बोले भैया, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मन से तो जरूर नहीं किए होंगे, हमको पता है ये बात को, करिए लेते तो क्या हो जाता बताइए। सूची 1 में क्या पर्वतीय दर्रा है और संबंधित क्षेत्र है। चलिए मिलान करना, देखिए ए में रोहतांग दर्रा, यह हो जाएगा कुल्लू और लाहौल स्पीति, ध्यान रखिएगा। मिलान करना संबंधित क्षेत्र हो जाएगा। बनिहाल दर्रा का आपका संबंधित क्षेत्र आपको कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा श्रीनगर और जम्मू कश्मीर। तो जो जिला दर्रा से आपका संबंधित क्षेत्र आपको कौन सा हो जाएगा, तो श्रीनगर और लेह हो जाएगा। ये सब कितना ईजी क्वेश्चन है भैया, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बार बार बोलते हैं, ये सब क्वेश्चन को आपको देखना ही नहीं है, तो तुरंत स्किप मारिए एकदम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ाए, 2x पे देखिए, 1.5x पे देखिए, ऐसा स्पीड करके देखिए, तब ना मजा आएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। देखिए गिरिडीह झारखंड में है, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही में। रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल आपका सही में। सिंगोली आपका आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल गलत है, आपका बिल्कुल गलत। सिंगरौली देखिए आपका मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। क्या कोयला क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश का आपका जो है कोयला क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 की ओर। बताइए अभी कथन एक है, कारण आर है। बताइए काली मृदा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ से समृद्ध होती है, क्या अभी कथन एक आपका सही है, तो अभी कथन एक आपका जो है बिल्कुल क्या है, तो सत्य है, ध्यान रखिए। अभी कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में काली मृदा में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ध्यान रखिएगा, हम क्या बोले हैं, कारण आर आपका सही है, लेकिन नहीं, आप लोग धोखा खा गए भैया। आर आपका जो सही तो है ही, क्या आपका आर सही है, लेकिन आपका ए सही नहीं है। आप लोग कोई ध्यान ही नहीं रखते, हम जो बताते चल जाते हैं भैया, आप लोग सुनते चल जाते हैं, कभी अपना तो ध्यान से तो देखिए। तो आपका देखिए थोड़ा सा फिर से फ्रेश करते हैं इसको। अभी कथन एक आपका जो है बिल्कुल गलत है और कारण आर आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही नहीं, लेकिन आर आपका सही है, ध्यान ही नहीं रखते हैं, तो देखना तो चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं।
चलो 66 नंबर प्रश्न बताइएगा, क्या करना है। सूची 1 में वन का प्रकार है और वृक्ष प्रजातियां हैं, ये आप लोग को मिलान करना है। ध्यान रखिए क्या करना है, मिलान करना है। देखिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस वृक्ष प्रजाति में आपका पाई जाती है, तो ये आपका पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, एनी में। किस में पाई जाती है, तो आपका एनी में। देखिए आर्द्र वनपाती वन का वृक्ष प्रजाति आपका कौन सी हो गई है, बताइएगा। अच्छा वन का, ये सर आपका वन का प्रकार हो गया, ये आपका वृक्ष प्रजातियां हो गया। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार कि वृक्ष प्रजाति आपका कौन सी हो गई, तो एनी हो गया। देखिए आर्द्र पर्णपाती वन का आपका वृक्ष प्रजाति आपका कौन सी हो गई, तो ये आपका हो गई कुसुम। ध्यान रखिएगा। बताइए उष्ण कटिबंधीय कंटक वन आपका किसमें पाई जाती है, ये आपका कौन सा वृक्ष प्रजातियां हो गई इसमें, तो इसमें हो गया आपका खैर। ध्यान रखिएगा। पर्वतीय वन में आपका कौन सा वृक्ष प्रजातियां हैं पाई जाती है, तो ये आपका देवदार पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला 67 नंबर प्रश्न बताइएगा, हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में है, नॉर्मल बोरलॉग को वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है और उन्हें गेहूं का उच्च उपज वाली किस्मों HYV में अपने कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है, जो कि आपका बिल्कुल क्या है, तो बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। देखिए MS स्वामीनाथन ने भारत के HYV बीजों को लागू करने और हरित क्रांति का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 की। बताइए निम्नलिखित देशों को वैश्विक चाय उत्पादक में उनके योगदान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। किसके बारे में, निम्नलिखित देशों को वैश्विक चाय उत्पादन में उनके योगदान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। पहला कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, अवरोही क्रम में सजाना, सॉरी अवरोही क्रम में आप लोग को सजाना है। चलिए बताइए आपको कौन सा हो जाएगा। देखिए आपका पहला हो जाएगा आपका चीन, ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका भारत। ध्यान रखिएगा, पहला आपका चीन होगा, उसके बाद भारत होगा, आपका अवरोही क्रम में से जाना है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा, उसके बाद आपका हो जाएगा, एक सेकंड भैया, पहला चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद आपका केनिया, उसके बाद आपका श्रीलंका चौथा। ध्यान में रखिएगा। देखिए भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, साथ ही यह चाय के प्रमुख उपभोक्ता भी है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 69 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उड़ीसा है। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और प्रमुख जनजातीय समुदाय का सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिए, ये सारा आपका क्षेत्र हो गया और ये आपका हो गया जनजातीय समुदाय। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र भील, मीना और वर्ली क्या आपका एक सही सुमेलित है, बताइए क्या आपका एक सही सुमेलित है, तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। मध्य प्रदेश में मुंडा, उराव और संथाल बिल्कुल सही सुमेलित। दक्षिणी क्षेत्र में लेप्चा और ग्रिसिया और चेंगू बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है। उत्तरी क्षेत्र में भेटिया, गद्दी और राजी बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। ठीक है, आपका सी जो सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बताइएगा। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। देखिए दक्षिणी में आपका हो जाएगा, देखिए इरूला हो जाएगा, टोडा हो जाएगा, बड़गा हो जाएगा, पलायन हो जाएगा, अचेलना, यक्कन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। देखिए आपका दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा पाए जाते हैं, कौन सा जनजातीय प्रमुख समुदाय आपका है, तो पहले देखिए इरूला हो जाएगा, टोडा हो जाएगा, बगड़ा हो जाएगा, पलायन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 की। बताइए कैंगिन, तमराई, लडांग और चेना संदर्भित करते हैं। किसको संदर्भित करता है, तो और परंपरागत रूप से प्रचलित झूम खेती स्थानांतरित कृषि को। ध्यान रखिएगा, किसको आपको संदर्भित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को आपका संदर्भित करते हैं। कौन आपका, देखिए कैंगिन, तमराई, लडांग और चेना संदर्भित आपका परंपरागत रूप से प्रचलित झूम खेती को ये आपका जो है सो संदर्भित करती है। ध्यान रखिएगा। अगला 72 नंबर प्रश्न है, विश्व प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ये सब क्वेश्चन को आंसर बता देंगे भैया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। थाईलैंड करता है। ध्यान रखिए, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका थाईलैंड है। ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 73 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में फसलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा रबी फसलें हैं। तो रबी फसल आपका कौन कौन सा है, ये आप लोग बताइएगा। देखिए ए में आपका है सरसों, आपका रबी फसल है।
कपास आपका रबी फसल नहीं है, मूंगफली आपका रबी फसल नहीं है, चना आपका रबी फसल है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, 1 और 4 आपका रबी फसल है। ध्यान रखिए इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा रबी फसल है इसमें, तो सरसों और चना आपका रबी फसल है, ध्यान रखिएगा, और वो दोनों आपका खरीफ फसल हो गया, ध्यान रखिएगा। अगला 74 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत महासागरीय जलधारा है, तो निम्नलिखित में से कौन से एक शीत महासागरीय जलधारा है, तो आपका ये लेब्राडोर जलधारा जो है सो आपका शीत महासागरीय जलधारा है, ध्यान रखिएगा। अगला 75 नंबर प्रश्न देखिएगा, आज का आखिरी प्रश्न होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देखेंगे कल। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप आमतौर पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा निर्मित होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप आमतौर पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा निर्मित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका याडांग में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। देखिए याडांग पवन की दिशा में नरम चट्टानों के काटे गए समांतरण गर्म होते हैं जो कटकों द्वारा अलग किए जाते हैं। याडांग की दिशा प्रचलित पवन की दिशा का संकेत दे सकती है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो भैया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।